lecture 5. Four, 12, and JEE main. We continued the class from the lecture 4. We have discussed some important function like as constant function, identity function, greatest integer function, and some. Now we discuss about the fractional part function. Fractional part function. Fractional part function. A function f from R to 0 close interval 0 1 open, defined by f of x is equal to x minus integral x, where n is called integral x called fractional part function. Fractional part function. इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था कि इंटीग्रल फंक्शन, और अब हम लोग कह रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हुआ? तो हम लोग जो डिफिनेशन देख रहे हैं कि ए फंक्शन एफ सच दैट R2, इसका मतलब ये हुआ, ये लिखने का यहाँ पे क्लियर हो गया. हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं आपको कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू R एंड range of f is equal to set 0 1 close interval 0 open interval open. ये हो गया, तो ये रेंज हो गया. अब इसको ये देख लीजिए, हम लोग इसको इस तरह से समझ लें. जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि x इज इक्वल टू 2.3. x इज इक्वल टू 2.3. तो x का ये जो इंटेग्रल x होगा वो ऑलवेज इंटेग्रल 2.3 हुज वैल्यू इज इक्वल टू 2. नाउ अगर हम लोग ये कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट x डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज इक्वल टू x माइनस इंटेग्रल x, that is x means 2.3 and integral x means 2, that is resultant is 0.3. तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच ही में होगा. इसीलिए यहाँ पे ये रेंज हो गया और ये फंक्शन ये कहलाएगा इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अब इसका ग्राफ भी देख लो. सबका ग्राफ कहा, तो इसका भी ग्राफ देख लीजिए. ग्राफ इसका जब हम ग्राफ देखेंगे, आप देखिए इसको कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है. ग्राफ खींचने में हम लोग पहले ही एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स डैश कहते हैं, वाई डैश कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे
हम लोग अगर ये ले रहे हैं कि जीरो लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो रह जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग जो भी ये चलेगा इस तरह से चलेगा, यहाँ आकर के ओपन हो जाएगा, यहाँ आकर के जैसे ही ये रहेगा ये होगा इस तरह से। फिर यहाँ से चलिएगा, ये चलते चलते ये हमारा आता चला जाएगा इस तरह से। ये इधर से हम लोग चलेंगे, ये हमारा मिलता चला जाएगा। ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। दूसरा में आइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A function f from R to R प्लस। देखिए यहीं पे हम लिख दिया R to R प्लस, कोई भी फंक्शन f फ्रॉम R to R प्लस, इसका मतलब ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। R to R प्लस defined by f of x is equal to a to the power x, where a should be greater than 0, a does not equal to 1, and x then fx is called exponential function। exponential function। ऐसे कॉमन में हम लोग ये समझते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम आता है तो हम लोग सबसे माइंड में पहले चला जाता है e टू द पावर x। तो e टू द पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो फंक्शन e टू द पावर x ही के फॉर्म में होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा कोई भी फंक्शन जो a टू द पावर x के फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। उसी में ये एक केस आएगा कि इफ a बराबर e और e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 समथिंग अप्रोक्स होता है, इस तरह अप्रोक्स होता है। तो अगर a बराबर e रख दें तो फंक्शन का फॉर्म कैसा हो जाएगा, fx बराबर e टू द पावर x, और इन दिस केस द फंक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन दिस fx is called natural exponential, और उसी को हम लोग जनरली एक्सपोनेंशियल से कहते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल के लिए शर्त है कि a टू द पावर x, और a टू द पावर x मीन्स fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, fx इज इक्वल टू 3 टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल है, एंड सो ऑन। लेकिन उसी में अगर fx इज इक्वल टू e टू द पावर x है, तब उस एक्सपोनेंशियल को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जो जनरली नेचुरल ना कह करके हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया कि a टू द पावर x जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और उसी में e टू द पावर x कहते हैं तो उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। पहले नोट कीजिए।
अब इसका ग्राफ देख लें हम लोग। ग्राफ ऑफ a to the power x, a to the power x, यानी अगर हम लोग ये कहें y बराबर, चलिए ग्राफ ऑफ a to the power x में e to the power लीजिए, जब लिख रहे हैं तो a to the power x ही लिखें। ये y बराबर fx इज इक्वल टू a to the power x। अगर x हम लोग मान लेते हैं 0 रखते हैं तो a to the power 0 इज इक्वल टू 1, तो x 0 है तो y कितना हो गया, 1 हो गया, यानी यहाँ पे इंडिकेट करो 1 हो गया। x इज इक्वल टू 2 हुआ तो a स्क्वायर और बड़ा होगा। इस तरह से हम लोग का ऊपर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही और कम आएंगे तो ये घटता चला जाएगा, तो निगेटिव में आएगा। जैसे मान लिया x इज इक्वल टू -1 है तो 1/a हो गया, a इज इक्वल टू -2 है तो 1/a स्क्वायर, यानी छोटा होते होते ये जितना भी छोटा हो जाए लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ग्राफ जो है हमारा ऐसा चलता चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे a ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इसी केस में कह देते कि a लेस देन 1 है, तब इसका ग्राफ हमारा कैसा हो जाता, ये इस तरह का यहाँ चला जाता। इस केस में a लेस देन 1 है और यहाँ a ग्रेटर देन 1 है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट में हम लोग आइए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लॉगरिथम एक्चुअली में हम लोग किसको कहते हैं। जैसे हम लोग ये कहा कि अगर हम लोग कोई 3 नंबर ले लिया, इफ a x n b 3 नंबर्स, a x n b 3 numbers, if a x n b 3 numbers such that, इस प्रकार हो, such that a to the power x, a to the power x बराबर n, a to the power x बराबर n, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। यानी हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करें कि कोई 3 नंबर का ग्रुप, कोई 3 नंबर का सेट इस प्रकार हो कि एक पे दूसरे को पावर करें तो तीसरे के बराबर हो जाए, यानी a to the power x बराबर n। लेकिन इसमें शर्त है कि जिस नंबर पे पावर कर रहे हैं वो नंबर ऑलवेज a शुड बी ग्रेटर देन 0 but not equal to 1, a does not equal to 1। अब यहां से फिर से बोलो, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो पूछे a कितना होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 1 से बड़ा होना चाहिए था डायरेक्ट हम लोग कहते हैं a ग्रेटर देन 1। यहाँ कहा a 0 से बड़ा हो, 1 के बराबर नहीं हो, यानी 1 और 0 के बीच में जो नंबर है वो भी हो सकता है, 1 से बड़ा जो है वो भी होगा। तो अगर इस कंडीशन को करें एंड x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी 0 से बड़ा हो, तब हम लोग कहते हैं देन x इज कॉल्ड log ऑफ n टू द बेस a, टू द बेस a, टू द बेस a बेस पे कहलाएगा। रिटेन एज, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं वो भी देखिए, रिटेन एज log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब यहां से निष्कर्ष देखिए क्या क्या निकाला हमारा। कहा कि log का बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी log है
तो उसका बेस कितना होगा, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। दूसरा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी जिसका हम लोग लॉग ले रहे हैं n शुड बी ग्रेटर देन 0, माने जिस नंबर का लॉग लेना है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष रिजल्टेंट ये मिला कि लॉग हमेशा किसका होगा, पॉजिटिव नंबर का होगा, यानी पॉजिटिव नंबर का लॉग रियल होगा। हम लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं निगेटिव का नहीं होता है, तो आपका अगले क्लासेस में, अपर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में पढ़िएगा कि लॉग ऑफ निगेटिव इज ऑलवेज पॉसिबल बट द नंबर शुड बी कम्प्लेक्स। सो यहाँ पे वो आपके सिलेबस का बाहर का चीज है। यहाँ हम लोग ये कहेंगे कि लॉग होता किसका है, पॉजिटिव नंबर का। लॉग का बेस क्या होता है, तो कहेंगे ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि लॉग नहीं समझेंगे तो आप आगे जाइएगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो वो सब क्लियर नहीं होगा, और हमेशा आपको पूरे सिलेबस में लॉग मिलता रहेगा। इसलिए हम थोड़ा डिटेल से कर दिया। अब रह गई बात, जितना काम इसमें समझाना था समझा दिया, तो सिर्फ अब डिफिनेशन लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का। कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो कहा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फंक्शन f from r plus 2r। अभी हम जस्ट आपसे बात किया कि लॉग किसका होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर का, और उसका जो रिजल्टेंट लॉग जो है वो पॉजिटिव का होगा, तो वो उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और निगेटिव एनी रियल नंबर हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा r + 2r। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में इसको चाहें तो कहेंगे इस फंक्शन का जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका जो रेंज है वो एनी रियल नंबर है। तो ये लिखने का यहाँ पे ये भी आप क्लियर समझ लिया कीजिए कि ये अगर यहीं पे लिख दिया जाए, इसी को लिखा जाता है r to r, और उसके बाद कहते हैं कि डोमेन क्या होगा इतना, इसलिए इसको यहीं पे हम फाइनल कर दिया। फंक्शन इतना डिफाइंड बाई f of x is equal to log of x to the base n, where a greater than 0, but a does not equal to 1 is called logarithmic function, logarithmic function, logarithmic function। नेक्स्ट इसमें आइए लॉगरिथमिक, सॉरी ग्राफ, अभी इसका डिस्कस कीजिए। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x और a टू द पावर x, इसका ग्राफ खींचना है। तो कहा कि हमेशा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, सॉरी लॉग ऑफ x टू दी बेस है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा जैसे आपको एक और हम ये कर देते हैं, कह रहे हैं कि लॉग ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज एनी रियल नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जनरली 1 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू निगेटिव होता है। इसीलिए ये हमारा इसका ग्राफ हो गया लॉग ऑफ a टू द पावर x का। नेक्स्ट में आइए, बस एक लास्ट और हम लोग, ऐसे तो बहुत होगा लेकिन लास्ट एक और हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन।
रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको हटा देते हैं पहले हम लोग। रेसिप्रोकल फंक्शन, देखिए यहां पे ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर माइनस 0 डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x for all x belongs to R is called reciprocal function। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर x 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहां पे लिख दिया r-0। यानी रेसिप्रोकल फंक्शन अगर पूछे कि इसका डोमेन कितना तो r, पूछे इसका रेंज कितना तो r-0। अब ये फंक्शन हो गया, इसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। अब इसका जब ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ इसका कैसा होगा वो देख लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए अब यहाँ पे देखिए x 0 पे तो अनडिफाइंड है, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू हाफ देंगे तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 देंगे तो ये होगा। तो इसका मतलब ये जो है इसका ग्राफ खींचते जाइएगा तो ऐसा होता ये चला जाएगा, ये हो गया आपका पॉजिटिव में। और यही को अगर निगेटिव पार्ट में खींचेंगे तो हमारा ग्राफ x और y के रेस्पेक्ट में वैल्यू रखिए, ये ग्राफ खींचिए तो ये ग्राफ हो गया रेसिप्रोकल का। और इसी ग्राफ को हम लोग एक्चुअली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए आप अगर केमिस्ट्री में चार्ल्स ला करे होंगे कि पी भी बराबर आर और कहते थे कि इसका ग्राफ खींचो, तो इसका ग्राफ जो था वो ये था कि नहीं। अब आप इसको ऐसे देखिए, y बराबर 1/x है, y बराबर 1/x है, दिस इंप्लाइज x y बराबर 1 दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे पी भी बराबर आर जो हो गया, तो यहाँ पे P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का जब ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह का ये ग्राफ मिलता है। अब देखिए ये वहाँ पे अगर खींचेगा केमिस्ट्री में कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो मैथमेटिकली अगर आपको नॉलेज है तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये इसका ग्राफ होगा। तो ये तो हमारा ये ग्राफ हो गया कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाया। और ये अब तक जितना हम लोग डिफाइन किया ये सब डिफिनेशन जो है वो पार्ट ऑफ 11 का पार्ट था। और इसके लेकिन अगर 11 पार्ट का ये ग्राफ का हमको मालूम है कि आपको बेसिकली इसमें थोड़ा सा ज़रूरत था, ये इसलिए डिस्कस किया। अदरवाइज ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में 11 पार्ट है। अब जो हम करने जा रहे हैं फंक्शन में वो एक्चुअली में 12 का होगा। और अब हम लोग यहां से देखिए फंक्शन क्या है। सम स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन मैं अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको आगे कभी फंक्शन से जो रिलेटेड होगा वो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आइए, अब एक बार हम फिर से आपको फंक्शन के डिफिनेशन को रिपीट करेंगे। और वो डिफिनेशन ये था कि मात्र डिफिनेशन सिर्फ इतना में, उसको लिखने में तो बहुत बड़ा हम लिखा था, लेकिन फंक्शन किसे कहते हैं उसके लिए ये था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेकिन उसको हमने कितने क्राइटेरिया में डिवाइड किया था? 4 में।
फर्स्ट ऑफ ऑल था ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो सब का एसोसिएशन बी में किसी न किसी के साथ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहा था कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। तीसरा कहा था कि एक एलिमेंट का कभी भी इमेज 2 नहीं हो सकता है, एक का संबंध 2 के साथ नहीं हो सकता है, और बी में कोई एलिमेंट बचा रह भी सकता है और नहीं भी। अगर ये पूरा हम लोग का ये चारों कंडीशन ध्यान में रहेगा, कभी आप फंक्शन में कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब उसी को देखते हुए एक्चुअली में हम लोग कहें कि फंक्शन कितने तरह का हुआ, तो पहला नाम हम दे देते हैं वन फंक्शन, वन फंक्शन, जिसको आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है, इंजेक्टिव मैपिंग। फिर से देख लीजिए, एक बार हम यहाँ फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं फंक्शन का डिफिनेशन, क्योंकि ये डिफिनेशन जैसे ही आपको नॉलेज में हो गया, कोई इसका बाकी को रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। देखिए कभी भी नहीं भूलेंगे आप इसको कि ये कैसे आप समझा रहे थे। जैसे कहा वन फंक्शन, हमने कहा कि इसके एक एलिमेंट का संबंध इसमें किसी न किसी के साथ होना चाहिए, एक शर्त। दूसरा था कि इसके 2 या 2 से अधिक का एक के साथ हो सकता है, तो 2 केस हो गया। केस नंबर 1 हुआ कि इसमें एक का एक के साथ रह सकता है, एक का एक के साथ रह सकता है, और इसमें 2 या 2 से अधिक का भी एक के साथ रह सकता है, तो 2 केस हुआ। अगर इसके एक का इसके एक के साथ हो जाए तो उसको कहते हैं वन। नाम पहले देखो, पहले यहाँ इसका नाम देखो, वन मैपिंग, मतलब एक का एक, 2 या 2 से अधिक का एक के साथ। तो मोर देन 1 को हम लोग लिखते हैं मेनी, इसीलिए लिखा क्या, मेनी वन फंक्शन। क्लियर हो गया। जैसे ये 1 का 1 हो गया तो 1 हो गया, लेकिन इसी में हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, इसके 2 का इसके एक के साथ है, तो इधर हुआ मेनी, इधर हुआ 1, तो इसके नाम ही से क्लियर हो गया। अब इसका आप डिफिनेशन लिख लो, समझाने के लिए समझा दिया कि 2 केस हुआ, एक का एक के साथ और एक से अधिक का एक के साथ। तो 2 केस में 2 तरह का फंक्शन हुआ, एक को कहते हैं वन फंक्शन और दूसरे को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या लिखें, ए फंक्शन f from a to b is said to be one is said to be one if different element of a, different elements of a have different images in B, different images in B। ये हो गया मेरा ये एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां से पहले ये समझ लीजिए, कहा इसमें डिफरेंट है, तो इसका डिफरेंट है तो इसका इमेज भी डिफरेंट है, इसका मतलब एक का एक के साथ रहेगा तभी ये पॉसिबल हो गया। और इसी को हम लोग दूसरे को क्या लिखे, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए फंक्शन f from a to b is said to be many one if different elements of a have same
सेम इमेज इन बी। चलिए ये हो गया, 1 1 हुआ, मेनी 1 हुआ, दो फंक्शन हो गया। देखिए आप इसको, और इसी तरह का एक फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब आप ओरिजिनल फंक्शन का डिफिनेशन को आप फिर से रीगेन करो कि जो फंक्शन का डिफिनेशन दिया था वो क्या दिया था फंक्शन का, कि बी में ए टू बी अगर कोई फंक्शन है तो हमने कहा कि बी में कोई एलिमेंट बचा रह भी सकता है और नहीं भी, माने इसमें कोई एलिमेंट इमेज नहीं भी हो सकता है और इमेज हो भी सकता है। तो यहाँ पे भी दो केस हो गया, अगर इसमें कोई एलिमेंट बचा रहा तब क्या कहेंगे, और बचा नहीं रहा सबके सब कोई ना कोई एलिमेंट का इमेज है तो कहा एक भी बचा रह गया तो उसको ऑन टू कहते हैं, और कोई बचा नहीं एक भी बचा रह गया तो उसको इनटू कहेंगे, और कोई बचा हुआ नहीं है तो उसको ऑन टू कहेंगे। तो इसको बहुत शॉर्ट में फिर डिफिनेशन देखें आपको बहुत आसानी से। अभी इसी में 1 1 में इनटू 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू मेनी 1 ऑन टू करके बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन डिफाइन करेगा। हमने उसके बेसिक को तोड़ के बता दिया, अब उसको जोड़ना है तो जब टूटा हुआ है तोड़ दिया है आप तो उसको जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इनटू फंक्शन का क्या लिखेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be into if at least one element of B is not an image of any element of A। क्या मीनिंग हुआ कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी एलिमेंट ए का इमेज नहीं हो, इसका मतलब वो बचा हुआ रह गया, और बचा हुआ रह गया तो उसको क्या कहेंगे, इनटू। और अगर ऑन टू कहा तो ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग पूरा ये डिफिनेशन लिखे हैं, मेन हम ये लिख दे रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज, मतलब कोई बचा हुआ नहीं है, इमेज। अब अगर इसको फिर से देखिए, अब यहां से क्वेश्चन निकल जाता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। कैसे निकला कि हम लोग कहा कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये ए है, ये बी है। सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और सेट बी को कोडोमेन, और सेट ऑफ इमेजेस जो है वो रेंज कहलाया। तो अगर ऑन टू फंक्शन है तो कोई बचा हुआ नहीं है, और जब कोई बचा हुआ नहीं है तो इसमें जितना एलिमेंट है वो कोडोमेन हुआ, और वो सब के सब एलिमेंट इमेज भी है, इसलिए इस केस में कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जब भी कोई ऑन टू फंक्शन होगा तो उसमें कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, सरजेक्टिव मैपिंग। ये भी याद रखिएगा, सरजेक्टिव मैपिंग। अब इन सब को एक मिनट और हम लोग ये कहते हैं
देखिए यहाँ पे 4 1 1 मैपिंग NA number of elements of A should be less than or equal to number of elements of B होगा। एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, और बचा रह गया तो ठीक है, इसका मतलब B में ज्यादा रह सकता है एलिमेंट A के एलिमेंट से। मेनी वन के लिए देखिए, मेनी वन के लिए हो गया NB इज लेस देन इक्वल टू NA, और केवल ऑन टू है तो इस केस में NA बराबर NB होगा, NA बराबर NB होगा। जितना एलिमेंट्स इसमें है उतना ही एलिमेंट्स इसमें 1 1 ऑन 2 है, सॉरी 1 1 ऑन 2 है तो ये होगा। वन वन ऑन टू के लिए ये होगा। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम से देख लें कि कैसे हम लोग फंक्शन पढ़ा, तो शॉर्ट में आप देख लें कि ये फंक्शन हुआ, फंक्शन को दो डिपार्ट में बांटा, एक को कहा 1 1, दूसरे को कहा मेनी वन, और इसमें भी दो डिपार्ट होगा। 1 1 में इनटू हो सकता है, 1 1 में ऑन टू हो सकता है। उसी तरह से मेनी वन में इनटू होगा और ऑन टू होगा, ऑन टू होगा। अब आप देखिए डेफिनेशन कैसे लोग एराइज करेगा, कहेगा 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, मेनी वन इंटू एंड मेनी वन ऑन टू। तो पहले अगर हम लोग कहें 1 1 का डेफिनेशन और इंटू का डेफिनेशन दोनों को ऐड कर लें, एक साथ मिलाकर लिख दें तो 1 1 इंटू हो गया। 1 1 का डेफिनेशन और ऑन टू के डेफिनेशन को ऐड कर लें तो 1 1 ऑन टू हो गया। ठीक उसी तरह से मेनी वन इंटू एंड मेनी वन ऑन टू। तो बहुत ज़्यादा अब ये अपने आप अगर समझ गए तो याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आइए थोड़ा, सब डायग्राम से देख लीजिए। ये हम कहा कि सेट ए है और ये कहा कि सेट बी है, और इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ। तो ये हम लोग कहा 1 1 हो गया। अब इसी में एक एलिमेंट हम लोग बचा दिया तो इसको कहेंगे कि क्या कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 इंटू 1 1 इंटू। ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 इंटू 1 1 इंटू हो गया। और इसमें 2 बचा दें, 3 बचा दें, जितना बचा दें, अब वो 1 1 इंटू, कम से कम एक बचना चाहिए। ये 1 1 इंटू हो गया। लेकिन इसी में हम लोग कहा कि 1 1 ऑन टू, एक का एक के साथ हो, एक का एक के साथ हो और कोई बचा हुआ नहीं रहे, तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू। यानी आप इसको लिख दीजिए, ये कौन कौन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू। और 1 1 ऑन टू के लिए एक और हम लोग का वर्ड आता है बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग। आइए नेक्स्ट, हम लोग ये देख लें कि एक ये लिया मेनी वन, और मेनी के लिए हम लोग डिस्कस किया कि ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का रिलेशन बी के एक के साथ हो जाए, ए के मेनी का बी के 1 के साथ। तो ए का मेनी बी का 1, इस तरह का ये जो फंक्शन हो गया
वो क्या कहलाएगा, मेनी वन। सिर्फ इतना लिखा हम लोग, क्या कहा, मेनी वन। और ये अगर हम एक बचा दिया तो क्या कहलाएगा, मेनी वन इनटू। और एक्चुअल अगर हम लोग ये कहें कि कोई भी फंक्शन सिर्फ मेनी वन नहीं होता है, वो आइदर मेनी वन इनटू होगा या मेनी वन ऑन टू होगा। अगर मेनी वन कहा तो मेनी वन, हम लोग मेनी वन का मीनिंग हो गया मेनी वन इनटू या मेनी वन ऑन टू। उसी तरह से वन वन कहा तो वन वन इनटू या वन वन ऑन टू। केवल वन वन का भी कोई फंक्शन नहीं होगा, वन वन इनटू होगा या वन वन ऑन टू होगा। क्योंकि कोई बचा रह सकता है या नहीं रह सकता है, दो ही केस होगा। अब बचा रह गया तो इनटू हो गया, बचा नहीं रहा तो ऑन टू हो गया। तो मेनी वन इनटू। और इस तरह का अगर हम लोग ले लें, डायग्राम लीजिए, मेनी वन हुआ और कोई बचा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे मेनी वन ऑन टू। अब बोलो इसके डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कहेंगे कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा कि कैसे ये किया, सब डिफिनेशन इसमें हम लोग लिख दिया। ये आप नोट कर लीजिए, ये अगर ध्यान में रहेगा तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे होता है। ये कोशिश हम कर रहे हैं कि अच्छे से इसको समझा दें। और हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट के जरिए बताइए, या आप और क्या चाहते हैं कि हम उसमें बेस्ट ट्राई करके हम सुधार सकें। इसलिए आप लोग का कमेंट और सब्सक्राइब ये बहुत ज़रूरी है। लाइक कीजिए ताकि मेरा भी हिम्मत बढ़े, तो हम आपको और बेस्ट से बेस्ट। मैं चाहता तो इजी चैप्टर को लेकर के ये हम वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, जिस चैप्टर से स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है हमने उसी चैप्टर को सिलेक्ट किया है। पहला हमने रिलेशन समझाया, दूसरा हमने फंक्शन को सिलेक्ट किया। अब इसी तरह से जो तीसरा जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आता है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो हम तीसरा उसी का सिलेक्शन करेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चूँकि हम शुरू कर देते डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, सबको अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो आसान और अच्छा तो आप वो किसी से भी पढ़ सकते हैं। हमने सेलेक्ट ही किया है कि जो थोड़ा बहुत स्टूडेंट को, वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम उसी चैप्टर को कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन सबको बहुत आसान लगेगा, इंटीग्रेशन सबको आसान लगेगा, लेकिन यूज ऑफ डेरिवेटिव जब आएगा तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए डिफरेंशिएशन तो कराते हुए हम मेन जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, यूज ऑफ डेरिवेटिव। खैर वो तो बात की चीज़ है, पहले यहाँ पहले देख लें आप कि मेनी वन इंटू ये हो गया। बस लास्ट पॉइंट आज, इसलिए कि एक दिन हम बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि ये आपके माइंड में रहे, तो प्रॉब्लम बनाए तो लगे कि नहीं बिल्कुल क्लियर है। इसलिए लास्ट पॉइंट है कि मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ वन वन, मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ वन वन। A function f from a to b is said to be one one if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। x1 is equal to x2। इसको समझने के लिए ऐसे आ जाइए, देखिए एक सेट A है, ये सेट B है। मान लिया एक एलिमेंट x1 कहा, दूसरा एलिमेंट इसका x2 कहा, ये सेट A है, ये सेट B है। फंक्शन f कहा कि मान लेते हैं कि x1 का रिलेशन हमारा y1 के साथ है, y1 इज रिटन एज f of x1, यानी y1 इज द इमेज ऑफ x1।
सिमिलरली मान लेते हैं कि x2 का रिलेशन है y2 के साथ और ये है fx2। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर fx1 बराबर fx2 हो जाए, ये और ये दोनों अगर इक्वल हो गए, यानी ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, इक्वल हो गया मीन्स दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, और ये दोनों सेम नहीं रहेगा, तो इधर हो गया मेनी और इधर हो गया 1। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर ये और ये सेम है और ये सेम नहीं है तो फिर वो मेनी 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस में कहा कि नहीं, ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है, देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक का दो के साथ हो जाएगा, एक का दो के साथ हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझाया था कि सेट ऑफ सन्स और सेट ऑफ फादर में, कि एक लड़के का फादर ये इसी लड़के का फादर ये, जो पॉसिबल नहीं था, तो वही यहाँ पे हो गया कि अगर fx1 बराबर fx2 है और x1 बराबर x2 नहीं है, तब ये मेनी 1 हुआ। और कहा कि अगर ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है और ये भी बराबर हो जाए तो दोनों एक हो गया, तो इधर भी एक हो गया, इसका मतलब इधर 1 ये 1, तो इस केस में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी 1। इसलिए हमें ये रहेगा हमेशा। अब हम जब इस पे प्रॉब्लम में अब एक माने पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम आएगा 1 मेनी 1 पे प्रॉब्लम बनाने के लिए। अब आपको देखिएगा जब हम बनाएंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं कीजिएगा कि कैसे ये हो जा रहा है, और हम एकदम उसके बाद 1 पे पूरा प्रॉब्लम बताएंगे। फिर हमारा आएगा कंपोजिट फंक्शन पे, फिर पूरा प्रॉब्लम के साथ बताएंगे, और लास्ट में इन्वर्स फंक्शन। तो फंक्शन में भी टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे, लेकिन वो क्लियर भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी बनेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2। और अगर हम लोग ये कहें कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइज fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, तो भी हम लोग ये डिफिनेशन कहेंगे, ठीक है, ये बराबर ये तो ये बराबर ये नहीं बराबर है तो ये भी बराबर नहीं है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ये पढ़ लेंगे तब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो आपको समझ में आएगा, और वो प्योरली प्रॉब्लम्स ऑन 1 फंक्शन, मेनी फंक्शन, इनटू और ऑन टू पे डिपेंड करेगा। इतना आप एक बार देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।